हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम कक्षा 12वीं बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट को पूरी तरीके से शुरू करके खत्म करने जा रही है। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो टेंशन रखो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप बहुत ज्यादा जल्दी में हो और आपको पूरा चैप्टर मात्र 5 मिनट में कवर करना है तो हमने इसका जुगाड़ भी करवा दिया है। इस वाली वीडियो को जाके देख ले ऊपर आई बटन से, आप 5 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म कर लेंगे। चलिए, और डिटेल में करना है तो आ जाओ इस वीडियो में शुरुआत से शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं जनाब, ये मैनेजमेंट जो है ना, इसका मतलब क्या होता है। एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखो, फिर अपनी भाषा में समझाएंगे। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक आर्ट है, मैनेजमेंट एक कला है। किस चीज की? ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, काम कराने की। किससे? थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट एक कला है जिसके अंदर हम काम जो है वो दूसरों से कराते हैं। क्यों कराते हैं भाई? विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। मैनेजमेंट एक ऐसी कला है जिसके अंदर हम अपना काम दूसरों से कराते हैं ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो पूरा हो जाए, मतलब जो हम चाहते हैं वो हो जाए इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मतलब समय से और सही काम। अब देखो, ये जो अपन ने डेफिनेशन देखी, इसके हिसाब से अगर मैनेजमेंट को एक शब्द में बोले तो मैनेजमेंट वो व्यक्ति करता है जो सिर्फ खड़े खड़े निगरानी करता है। जो सिर्फ खड़े खड़े निगरानी करेगा वो होता है मैनेजर। जिसका काम कुछ नहीं है, बस वो यूं खड़ा हुआ है और बोल रहा है अच्छा ये कर लो, अच्छा वो कर लो, अरे ये नहीं किया, अरे अभी तक ये नहीं हुआ। ये होता है मैनेजर। वो खुद कोई काम नहीं करता है, वो दूसरों से काम करवाता है। तो क्या करता है? दूसरों से काम करवाता है। क्यों करवाता है? ताकि जो मेन गोल है, टारगेट है, वो पूरा हो जाए। समझ में आ गया क्या? क्लियर हो गया? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोच। अब क्रिकेट टीम का जो कोच है वो खुद नहीं खेलेगा, पर वो दूसरों से काम करवाए ताकि गोल पूरा हो जाए, हम मैच जीत जाए। कैसे जीत जाए? यहां पर दो शब्द लिखे हुए बेटा, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये दोनों शब्द बहुत जरूरी है और बहुत काम के हैं, पेपर में भी आता है। तो मतलब क्या है? इफेक्टिवनेस का मतलब होता है समय पर काम पूरा कर। ऐसा नहीं हो कि यार हमें ना एक बर्थडे पार्टी का अरेंजमेंट करना है तो मैंने एक बंदे को जिम्मेदारी दे दी, तू कर दे। 15 अप्रैल को बर्थडे था, उसने 16 तारीख को काम पूरा किया, तो वो मेरे किसी काम का नहीं है। तो यहां पर काम इफेक्टिवली होना चाहिए, यानी समय पर होना चाहिए, और साथ साथ एफिशिएंटली होना चाहिए, यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। 12वीं में आ गए हो, कुछ बड़े बड़े शब्द सीख लो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब होता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन, यानी कि सही तरीके से इस्तेमाल होना। मैंने बोला भाई 15 तारीख को पार्टी रेडी होनी चाहिए, उसने कहा हो गई, हो जाएगी। मैंने उसको 10,000 दिए, उसने 1 लाख रुपए खर्च कर दिए, 90,000 अपनी जेब से जोड़ दिए, बाद में ले लूंगा। तो भाई ऐसी बर्थडे पार्टी किसी काम की नहीं है। सिमिलरली मान लो आपको एक पेन बनाना था जिसको आप 20 रुपए में बेचने वाले हो, आपकी कॉस्ट आनी चाहिए थी 4-5 रुपए। आपने प्रोडक्शन चालू करा दिया, मैनेजर आपका बहुत ज्यादा समझदार निकला, उसने कहा आज ही चाहिए पेन, बना दो कैसे भी करके, और इस पेन को बनाने का खर्चा आ गया 27 रुपए। आप 20 में उसको कैसे बेच सकते हो? तो मैनेजर का ये काम होता है कि वो दूसरों से काम करवाए ताकि गोल हमारा पूरा हो जाए इफेक्टिवली, समय पर और कम खर्चे के अंदर, यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में। अब सोच के देखो, एक आदमी जो ये काम करा रहा है तो ये एक कला ही है, ये एक आर्ट ही है। हर व्यक्ति का नहीं होता ये कि भाई वो दूसरों से काम करवा सके, ये सिर्फ मैनेजर ही होता है जो अलग अलग भांति भांति के लोगों से काम करवा सकता है। समझ में आ गया मैनेजमेंट क्या होता है? अब बात करते हैं मैनेजमेंट के फीचर्स की। फीचर मतलब मैनेजमेंट दिखता कैसा है। आप जब 12वीं में आए हो तो हर चीज के 3-4 फेज होंगे। पहले आपको उसकी डेफिनेशन पढ़नी है, फिर फीचर देखने हैं, फिर इंपॉर्टेंस देखनी है, मेरिट देखने हैं, डीमेरिट देखने हैं, हर एक टॉपिक के। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं फीचर क्या होता है। फीचर का मतलब कैसा दिखता है, क्या करता है। तो हमारा एक कोच है जो पूरी टीम को तैयार कर रहा है, उसके फीचर कैसे है भाई? सबसे पहले उसका एम होता है गोल अचीव करना। अगर गोल ही अचीव नहीं हुआ तो उस कोच का क्या मतलब? तो मैनेजर का काम होता है कि अपनी टीम से कुछ इस प्रकार से काम करवाए कि गोल टारगेट जो है वो पूरा हो जाए। बर्थडे पार्टी के लिए एक बंदे को मैंने रखा, तू मैनेज कर सारा काम, तो उसका मेन काम क्या होगा? बर्थडे पार्टी को रेडी करना। तो यानी एम्स एट अचीविंग गोल। एक चीज याद रखना, एक शब्द है परवेसिव, ये सुपर हाईलाइटेड वर्ड है। सुपर हाईलाइटेड वर्ड का मतलब आने वाली कई सारी पॉइंटर्स में, कई सारी हेडिंग्स में आप इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो अलग अलग जगह। जैसे परवेसिव का मतलब सिंपल भाषा में होता है रिक्वायर्ड एवरीवेयर।
रिक्वायर्ड एवरीवेयर, यानी मैनेजमेंट जो होता है वो हर जगह यूज में आता है। चाहे आपको बर्थडे पार्टी करानी हो, चाहे आपको एनिवर्सरी की पार्टी करानी हो, चाहे आपको ऑर्गेनाइजेशन चलानी हो, चाहे हॉस्पिटल चलाना हो, चाहे स्कूल चलाना हो, या चाहे क्रिकेट की टीम बनानी हो, हर जगह ये मैनेजमेंट इस्तेमाल में आता है। बिना मैनेजमेंट करे काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है? परवेसिव है, यानी कि हर जगह चाहिए। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल प्रोसेस है। अब एक बात बताओ, कोच लोगों को कोचिंग दे रहा है, क्या आप इसको देख सकते हो? इस प्रोसेस को सिर्फ आप महसूस कर सकते हो कि अच्छी कोचिंग दी या नहीं दी। कैसे महसूस कर सकते हो? रिजल्ट से। तो मैनेजमेंट दिखता नहीं है, ये एक रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस है। रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस है, यानी कि अगर मैनेजमेंट सही तरीके से हुआ है तो रिजल्ट अच्छा आएगा, और मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं हुआ तो रिजल्ट खराब आ जाएगा। मैनेजमेंट को आप देख नहीं सकते हो, बस महसूस कर सकते हो कि भाई सब कुछ सही चल रहा है, कोऑर्डिनेशन में चल रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट, मैनेजमेंट डायनामिक होता है। जैसे ये सुपर वर्ड था, ये भी एक सुपर वर्ड है, कई जगह आप इसको बिजनेस स्टडीज में इस्तेमाल करोगे। डायनामिक का मतलब होता है रेगुलर चेंजिंग। क्या मतलब होता है? रेगुलर चेंजिंग। सिंपल सी बात है, अगर एक दिन मैंने किसी तरीके से मैनेजमेंट किया है, मैं अगले दिन सेम तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर सकता। यानी कि फर्ज कीजिए कि आपको एक शादी मैनेज करनी है। ठीक है, आपका काम है, आपके घर में एक शादी है, आपके बड़े भाई की, आपको बोल दिया ये 3-4 चीजें तू मैनेज करेगा। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, अपन मैनेज करें, जैसे तैसे अपन ने काम सल्टा दिया। अब 4 महीने बाद बहन की शादी है, क्या आप सेम वही तरीके से बहन की शादी निपटा सकते हो, या कोई और परेशानी आएंगी, कुछ और प्रॉब्लम्स आएंगी? हर बार अलग होगा ना। तो मैनेजमेंट क्या है? रेगुलर चेंजिंग है। हर रोज एक अलग दिमाग लगा के काम करना पड़ता है, इसलिए मैनेजर की तनख्वाह ज्यादा होती है, क्योंकि वो हर रोज पहले के मुकाबले अलग दिमाग लगाता है, ताकि जो भिन्न भिन्न प्रकार के इंप्लॉइज हैं इनको हम संभाल सके। ठीक है, नेक्स्ट, मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, अपन ने यहां पर ही देख लिया। रोज करना पड़ेगा, हर बार करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका स्कूल है, सुबह आपकी प्रेयर होगी, उसके बाद पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड, लंच इंटरवल, उसके बाद बाकी पीरियड, ये रोज होंगे। हर रोज इसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन असेंबली ग्राउंड में बुला दिया बच्चों को, हो गया, हर रोज की प्रेयर खत्म हो गई। हर रोज अगर प्रेयर होनी है तो हर रोज सही सेटलमेंट से काम करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कभी खत्म नहीं होता, रोज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये कंबाइन करता है एफिशिएंसी को और इफेक्टिवनेस को। अपन ने दोनों का मतलब समझा। इफेक्टिवनेस मतलब टाइमली कंप्लीशन, एफिशिएंसी मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। में शब्द का इस्तेमाल बार बार कर रहा हूं, प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि बिजनेस इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशन। अगर आप पेपर में सही तरीके से एक्सप्रेस कर पाए जो आपके अंदर है, तो बहुत बढ़िया नंबर आ जाएंगे। और एक्सप्रेशन करने के लिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, अपनी एक्सप्लेनेशन में 2-3 शब्द जोड़ने पड़ते हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, परवेसिव, डायनामिक, साइमल्टेनियसली, कोऑर्डिनेटेड, ये कुछ शब्द हम पढ़ेंगे। इन शब्दों का इस्तेमाल करो, तुम्हारे नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि मैनेजमेंट क्या करता है, टाइमली कंप्लीशन और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, इन दोनों को जोड़ता है। सोच के देखो कि हमने अरेंजमेंट किया कि भाई हम लोगों को फेयरवेल पार्टी आपकी होने वाली है, उसका मैनेजमेंट करना है। ठीक है, फेयरवेल पार्टी होने वाली है फरवरी के आसपास, बजट आया 10,000 रुपए, इसमें सब कुछ मैनेज करना है, और टाइम आया मान लेते हैं 15 जनवरी। इस डे को सब कुछ मैनेज हो जाना चाहिए। सोच के देखो, अगर आप 15 जनवरी की जगह 18 जनवरी को मैनेजमेंट पूरा करोगे तो क्या सही होगा? भले ही आपने 10,000 की जगह 5,000 रुपए लगा दी, कम पैसे में कर लिया, पर 3 दिन लेट करा, तो क्या सही होगा? नहीं होगा। अगर मैं बोलता हूं आपने 15 को तो किया, पर खर्चा लगा दिया 50,000 रुपए, तो क्या सही होगा? नहीं होगा। तो यहां पर सिर्फ एफिशिएंसी, यानी सिर्फ कम खर्चा या सिर्फ टाइमली कंप्लीशन, इससे काम नहीं होता। अगर आपको प्रॉपर मैनेजमेंट करना है तो आपको एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपका काम बनेगा। समझ में आ गया? तो ये क्या हो गए? आपके फीचर्स हो गए। अब फीचर में एक दो फीचर ऐसे हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स है। आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब ये पूछे ही जाते हैं और अलग से इनकी इंपॉर्टेंस है। तो कौन सा फीचर है? एक फीचर आता है जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। डायमेंशन अपन समझते हैं, अपन ने बचपन में ना ऐसे साईफाई वाली मूवीज भी देखी है और कार्टून्स भी आते थे बचपन में, हमारे आते थे बेन 10 टाइप। तो उसमें डायमेंशन, अभी आप एवेंजर्स वाले हो तो डायमेंशन का मतलब समझते हो।
उसी प्रकार से मैनेजमेंट जो है ना वो भी 2-3 डायमेंशन ऑफ पीपल में काम करता है। कौन-कौन से डायमेंशंस होते हैं? पहला होता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, दूसरा होता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, थोड़ा दूर लिखते हैं इसको, काम दूर हो जा, और तीसरा होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ये 3 अलग-अलग डायमेंशन है जिसको मैनेज करना पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल, यानी लोगों को मैनेज करना। अब भाई आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, आप एक बिजनेसमैन, ठीक है? आप मैनेजर भी हो। अब आपके पास 5, 10, 20 लोग हैं जिनको आपको काम करवाना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि आपको उन लोगों को अपने हिसाब से चलाना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? मैनेजमेंट ऑफ पीपल, यानी हर एक व्यक्ति के अलग-अलग दिमाग को आप अपने दिमाग के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन गोल पूरा करने के लिए चला रहे हो। अब आपने लोगों को सेट कर दिया, ठीक है, हम करेंगे। ठीक है? क्रिकेट का एग्जांपल भी ले सकते हो इसमें कि भाई 11 लोगों की टीम है, तो पहले तो आपने डिसाइड करा ये 11 लोग हैं। नेक्स्ट क्या काम होता है? वर्क। काम क्या है? अब देखो क्या है, लोग सोचते हैं कि बस लोगों को सॉर्ट करने से काम हो जाता है। नहीं, काम को भी सॉर्ट करना पड़ता है। काम को कैसे सॉर्ट करना पड़ेगा? क्रिकेट का अगर अपन एग्जांपल ले तो बैट्समैन पहले कौन जाएगा, दूसरा कौन जाएगा, तीसरा कौन जाएगा, बॉलर कौन होगा, बॉलर सबसे पहले कौन जाएगा, दूसरा कौन जाएगा, ये डिसाइड करना पड़ेगा। आपकी टीम में 20 लोग हैं, तो उन 20 में से प्रोडक्शन का काम कौन करेगा, सेल्स का काम कौन करेगा? अच्छा, सेल्स का ये कर रहा है, तो तू सेल्स में क्या करेगा? सेल्स प्रमोशन करेगा या सेल्स एग्जीक्यूशन करेगा? ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है? तो यहां पर पहला काम तो हो गया लोग, दूसरा हो गया आपके काम को इन लोगों के हिसाब से सेट करना, और तीसरा फाइनली इन लोगों से इस काम को करवाना। जाके खेल, जाके कर। मैंने तुझे काम दे दिया कि आज हमारा जो 7690041256 वाला मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इन पे जितने भी बच्चे आए हैं जिनके मैसेज हैं, उन सब बच्चों के नाम को सेव कीजिए। ये काम, ये व्यक्ति, अब इससे ये काम करवाना, ये हो गया ऑपरेशन। तो मैनेजमेंट क्या है? मल्टी डायमेंशनल है। इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज का दिमाग नहीं, 2-3 चीजों का आपको दिमाग लगाना पड़ता है। लास्ट जो फीचर आता है वो है कि मैनेजमेंट एक कंपोजिट प्रोसेस है। जिन भी बच्चों को डेफिनेशन वगैरह चाहिए ना कि सर इसकी एक्सप्लेनेशन बताओ, कैसे लिखनी है, क्या, नीचे नोट्स पड़े, वहां से ले लेना। हर एक पॉइंट को कैसे डिफाइन करना है बहुत आसान भाषा में, ये भी अपन ने समझा दिया है। ठीक है? और साथ साथ में जिनको लाइव पढ़ना है, बेटा सारथी बैच लाइव है, क्लास के एंड में आना, वहां पे मैं डिटेल दूंगा। इससे पहले पढ़ाई में डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। ठीक है? मैनेजमेंट क्या है? एक कंपोजिट प्रोसेस है। अब जो एक कंपोजिट शब्द है ना, इसका मतलब समझो। कंपोजिट का मतलब इसके अंदर एक स्टेप नहीं है, इसके अंदर कई सारी सीरीज ऑफ स्टेप है। क्या है बेटा? SERIES, सीरीज ऑफ स्टेप। आपके पास अगर किताब है कोई सी भी, उसको खोलो, चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8, इन पांचों चैप्टरों के एक बार मुझे नाम बताओ, मैं यहां पर लिखता हूं। चौथे नंबर का चैप्टर है प्लानिंग, पांचवे का नाम है ऑर्गेनाइजिंग, छठे का नाम है स्टाफिंग, सातवें का नाम है डायरेक्टिंग, और आठवें का नाम है कंट्रोलिंग। आपको पता है ये जो 5 चैप्टर है ना, ये पांचों स्टेप इसी सीक्वेंस में होते हैं, तब जाके मैनेजमेंट होता है। आपको देखो, मैं शॉर्ट में मतलब समझाता हूं। प्लानिंग क्या करना है, ऑर्गेनाइजिंग कैसे होगा, स्टाफिंग कौन करेगा, डायरेक्टिंग कर रहा है या नहीं कर रहा देखना, कंट्रोलिंग, अच्छा इसने जो काम किया और जो मैंने सोचा ये सही है या नहीं है, मैंने सोचा था ए आएगा, आ गया इससे बी, गलती हुई, अगली बार वापस करो। तो ये क्या है? ये आप लोगों का 5 स्टेप हैं जो मैनेजमेंट के अंदर इसी सीक्वेंस में फॉलो होने चाहिए, तब जाके काम होता है। और एक आखिरी पॉइंट और लिख लो, ऐसा नहीं है कि ये करने के बाद काम खत्म हो जाएगा। आपने देखा कि आपको बनानी थी 100 यूनिट, फाइनली आपने यहां पर आके देखा कि बन गई 85 यूनिट, 15 यूनिट की गड़बड़ हुई। उस गड़बड़ को सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? वापस से प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो ये मैनेजमेंट की जो कहानी है कभी खत्म नहीं होती, लगातार चलती रहती। कहते ना, बिजनेसमैन का काम कभी खत्म नहीं होता, वो इसलिए होता है पहले उसको प्लानिंग करनी पड़ती है क्या करना है, फिर उसके हिसाब से स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। अगर मुझे एक यूट्यूब वीडियो डालनी है तो एक डिजाइनर आएगा, एक एडिटर आएगा, एक जो बोलने वाला व्यक्ति मैं तो खुद हूं वो भी आएगा, ठीक है, एक यूट्यूब चैनल आएगा, तो ये 4-6 काम देख ली। अगला स्टेप क्या है? प्लानिंग हो गई,
ये देख लिया कितने कितने काम होंगे, उसके बाद स्टाफिंग कौन करेगा, एडिटर कौन होगा, डिजाइनर कौन होगा, यूट्यूब कौन संभालने वाला, मैनेजर कौन होगा। अच्छा चलो वो भी आ गए। उसके बाद डायरेक्टिंग, देखिए थंबनेल अच्छा नहीं लग रहा है, इसको सुधार ले, अच्छा इसको ऐसा और कर सकते हैं, ये और कर सकते हैं, हमने डायरेक्ट किया। फिर एट द एंड आउटपुट देखा कंट्रोलिंग में, अच्छा मैंने सोचा था इतने व्यूज आ जाएंगे, नहीं आए, क्या गलती हुई सोचो, वापस से प्लानिंग करो। समझ गए सारे? तो हाँ बोल दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सारे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट है कि मैनेजमेंट कैसा दिखता है, कंटिन्यूअस होता है, लगातार करना पड़ता है, कंपोजिट है, मल्टी डायमेंशनल है, गोल पूरा करने के लिए किया जाता है, डायनामिक होता है, ये आपको देखना है। ठीक है, ये सारे ऐसा नहीं है कि आपको सीक्वेंस से लिखने हैं, फीचर्स में कोई सीक्वेंस नहीं होता, ऑल यू नीड टू डू कि बस आपको पता होना चाहिए। थोड़ी बहुत लैंग्वेज भी इसके ऊपर नीचे हो जाएगी, कोई आपको नहीं रोकेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि मैनेजमेंट आखिर करते क्यों है, क्यों जरूरी है एक बिजनेस को मैनेज करना, व्हाट इज दी ऑब्जेक्टिव, क्या होगा क्या इससे, अगर मैं एक प्रॉपर मैनेजमेंट करता हूं, सब कुछ सही तरीके से करता हूं तो क्या हो जाए। तो भाई मैनेजमेंट किया जाता है 3 प्रकार की उम्मीदों से। कितनी? 3 प्रकार की उम्मीदों, उम्मीदों मतलब क्या अचीव करने के लिए कर रहा हूं मैं, क्या होगा। ठीक है, तो कौन कौन उम्मीद लगाए बैठा है मैनेजमेंट से? ऑर्गेनाइजेशन खुद, हमारी सोसाइटी, और ये पर्सनल मतलब ये मान लो एम्प्लॉइज, पर्सनल मतलब हम नहीं, एम्प्लॉइज। तो कौन कौन से ग्रुप ऑफ पीपल है जिनका कोई सोच है, कोई थॉट प्रोसेस है कि यार मुझे ये इससे चाहिए, तो मैनेजमेंट सही होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है। अगर मेरी खुद की कंपनी है तो मैं क्यों चाहूंगा कि सब कुछ मैनेज हो जाए, और सब कुछ अगर मैनेज हो गया तो क्या होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं अपने मैनेजमेंट से। कौन कौन सा? सबसे पहला आता है सर्वाइवल, कुछ भी करके बस सर्वाइव कर लो इस बाजार में। जैसे आपको पता होगा अभी अभी हम लोगों ने एक नई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की है। ठीक है, इसका पहला बैच सारथी बैच है। तो हमारा मेन या पहला काम क्या है, कैसे भी करके जो ये इतने सारे लोग हैं जो कोर्सेज बेच रहे हैं, जो कर रहे हैं, ये इतनी बड़ी बड़ी एडटेक फर्म है, हम तो चींटी बराबर भी नहीं है इनके सामने, इनकी भीड़ में हम कहीं आ जाए। जब कॉमर्स की बात हो तो हम कहीं इतनी सी अपनी इंपॉर्टेंस रख लें। सबसे पहला आता सर्वाइवल। अच्छा, आप सर्वाइवल कर लिया, लोग आपको जानने लग गए, तो अगला काम ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है मैनेजमेंट से, कि मैनेजमेंट कुछ इस प्रकार से काम करे कि क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, पैसा मिलना शुरू हो जाए। पहले सर्वाइवल के लिए काम किया, नेक्स्ट ईयर प्राइस हो सकता है थोड़ा सा बढ़ जाएगा बैच का, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपने सर्वाइव कर लिया, बाजार में आपका नाम हो गया, मार्केट शेयर आ गया, मतलब दुनिया में अगर कॉमर्स की बात की जा रही है यूट्यूब पे, तो अपना भी छोटा सा नाम आ गया। उसके बाद अगर नाम आ गया तो भाई पैसा तो कमाओ, ऐसा तो नहीं है घर पे कैसे चलाओगे। तो अगला काम क्या है, प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कमाने के बाद हमारी ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि मैनेजमेंट कुछ इस तरीके से काम करे कि क्या हो, ग्रोथ हो। आप इसको जियो के एग्जांपल से भी ले सकते हैं। जियो जब सबसे पहले आया तो उसने क्या किया, सिम बेची फ्री में, ताकि वो टेलीकॉम इंडस्ट्री में सर्वाइव कर सके। एक बार सबके हाथों में जियो आ गया तो उसने बात करी फिर प्रॉफिट की, 99 रुपीज का प्लान निकाला, 700 रुपए का निकाला, 1000 रुपए का निकाला, ये सब करना शुरू कर दिया। अब वो प्रॉफिट कमा रहा है, वो वहां रुका नहीं, अब क्या कर रहा है, वो ग्रोथ कर रहा था। आप देख रहे हो जियो का फाइबर आ गया, जियो का डोंगल आ गया, और पता नहीं जियो के क्या क्या प्रोडक्ट आ गए। सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ, ये ऐसे ही चलता है, इनमें कोई चेंज नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले ग्रोथ होगी फिर सर्वाइवल आएगा, पहले सर्वाइवल होगा फिर प्रॉफिट होगा और फिर ग्रोथ की बात की जाएगी। ठीक है, ये तो वो है जो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि मैनेजमेंट कुछ ऐसे काम करे कि हमें ये सब मिल जाए। मैं बात करता हूँ सोसाइटी क्या चाहती है। सोसाइटी मतलब आप और मैं, आप और मैं क्या चाहते हैं, बड़े सीधे आदमी हैं अपन दोनों। अपन दोनों क्या चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसे काम करे, मैनेजमेंट कुछ ऐसे काम करे कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दे, अच्छा प्रोडक्ट हमें बना के दे। ठीक है, नॉट इन्वॉल्व इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, किसी गलत काम में इन्वॉल्व ना हो। हम चाहते हैं कि जिस कंपनी में हम हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन को हम अपना मानते हैं, या थोड़ा सा कहते हैं ना, जैसे अगर मैं टाटा की बात करूं तो सर रतन टाटा की बात आती है, तो हम लगते हैं कि यार टाटा ग्रुप को गलत काम नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं लगेगा वो। तो हम क्या चाहते हैं कि गलत काम में आप इन्वॉल्व ना हो, नॉट इन्वॉल्व विद अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हो, भाई कुछ भी हो, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हो। ठीक है, और हम क्या चाहते हैं, भाई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराओ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराओ। ठीक है, और भी आप बहुत सारी चीजें चाह सकते हैं कि जहां हो वहां दान धर्म करो थोड़ा सा। ठीक है, डोनेशन प्रोवाइड कीजिए आप। और क्या चाहते हैं कि एनवायरमेंट फ्रेंडली सामान बनाइए, एनवायरमेंट फ्रेंडली सामान बनाइए। ठीक है, किसी भी प्रकार से एनवायरमेंट को कोई नुकसान ना हो।
हम सीधे आदमी, हम यही सारी चीजें चाहते हैं कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल मतलब वो लोग जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, यानी टाटा के एम्प्लॉइज क्या चाहते हैं। टाटा के एम्प्लॉय सबसे पहले मान लेते हैं अपन चाहते हैं कि फेयर रिम्यूनरेशन चाहते हैं, यानी कि वो ये चाहते हैं कि किसी प्रकार से तनख्वाह हमें सही मिले, जितनी हम डिजर्व करते हैं एटलीस्ट उनकी उतनी तनख्वाह तो हमें मिले, तो फेयर रिम्यूनरेशन हमें मिले। ठीक है, पीयर रिकॉग्निशन मिले। पीयर रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है बेटा, एक सेकंड रुको, कि यार ऐसा ना हो कि हमारा जो मैनेजर है ना वो हमें बहुत गंदे तरीके से बिहेव करे, सही तरीके से बिहेव करना चाहिए। हमारे को ऐसा नहीं, हमें लगना नहीं चाहिए कि ऐसा कि यार ये तो हम क्या फुकड़ में काम थोड़ा कर रहे हैं, मतलब नौकर थोड़ना है, हम एम्प्लॉइज हैं, वी आर नॉट सर्वेंट्स। ठीक है, और सर्वेंट से भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एम्प्लॉइज क्या चाह रहे हैं। और क्या चाहते हैं एम्प्लॉइज, ठीक है, हमें अदर सर्विसेज भी दे दी जाए, अदर सर्विसेज। ठीक है, जैसे हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो गई। ठीक है, आपने देखा होगा इंश्योरेंस आजकल कंपनीज करा देती हैं, ये एम्प्लॉइज चाहते हैं कि ऐसा हो। वो चाहते हैं कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट हो, हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट हो। सारथी आगे बीच में आप एनवायरनमेंट, राइटिंग पे मत जाना, बात को भावनाओं को समझ लो। ठीक है, बाकी एडिटिंग वाली वीडियो चाहिए तो अपनी 5 मिनट वाली वीडियो है उसमें देख लेना, नोट्स में भी सब कुछ है। तो ऐसे दो चार चीजें और आप अपनी इच्छा से भी लिख सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। किताब में आपको 5-7 चीजें मिल जाएंगी, नोट्स में भी आपको 5-7 चीजें मिल जाएंगी, पर आप अपनी इच्छा से भी लिख सकते हो। पर्सनली सोचो कि एक एम्प्लॉय क्या चाहता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, तो मैनेजमेंट जो है ना वो इन तीनों की उम्मीदों पे खरा उतरने की पूरी कोशिश कर, वो चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो ये चीजें चाही जा रही हैं, मैं कुछ इस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करूं कि ये सब हो। वो चाहता है कि मैं ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस प्रकार से मैनेज करूं कि सोसाइटी भी खुश रहे। वो चाहता है कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस तरीके से मैनेज करूं कि मेरे एम्प्लॉइज जो है ना वो भी खुश रहे। ये मैनेजर की बात कर रहा हूं, मालिक कोई नहीं है कंपनी का, सब मैनेजर ही है अभी। ठीक है ना, मालिक की तो अपन पहुंचे ही नहीं। अब हम बात करते हैं कि जरूरत क्या है इन सारे गोलों को पूरा करने की। जरूरत क्या है कि इसी एक बंदे को बिठाया जाए जो इन सब चीजों का ध्यान रखे। क्या जरूरत है भैया, क्यों जरूरी है मैनेजर का होना। विदाउट मैनेजर सिर्फ एम्प्लॉइज काम नहीं कर सकते, तो क्यों जरूरी है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहला, मैनेजमेंट जो होता है ना वो एक डायनामिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेता है, वो इन सारे बदलावों को अपने अंदर सोख लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मानो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एकदम से मोदी जी यार बोला मित्रों आज से 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे, एम्प्लॉइज सारे भग जाएंगे। वो बोलेंगे अरे मर गए मर गए मर गए मर गए मर गए मर गए सब गए। बोल दिया कि यार ये क्या हो गया, बोले एकदम से लॉकडाउन हो गया, एम्प्लॉइज तिलमिला जाएंगे। यहां पर मैनेजर होता है जो उन सबको संभाल के रखता है, जो इस एनवायरनमेंट को सही सॉर्ट करके रखता है, जो बदलते एनवायरनमेंट में ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबल रखने का प्रयास करता है। मैनेजमेंट होगा तो कोई चीज खराब होगी ना तो उसको सुधार देगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होने देगा। एम्प्लॉइज तो बोलेगा अरे चलो 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 खाओ पियो मस्त रहो, मैनेजर बोलेगा नहीं बेटा ये ऑर्गेनाइजेशन का काम है, जितनी जरूरत है उतना लो, पेट भरो पेटी नहीं भरो। ठीक है, तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम करेगा, क्योंकि अपन ने पढ़ा है मैनेजमेंट की डेफिनेशन में, क्या पढ़ा है बेटा कि मैनेजमेंट काम को कैसे पूरा करता है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये दोनों काम तो होते हैं ना मैनेजमेंट के। तो भैया अगर वो एफिशिएंटली काम कर रहा है तो वेस्टेज रिसोर्सेज नहीं होगा। अब एम्प्लॉइज क्या होते हैं, रोज आते हैं तनख्वाह के लिए काम करते हैं और चले जाते हैं। ये मैनेजर ही होता है जो उनको रोज याद दिलाता है व्हाई आर वी वर्किंग। तो मैनेजमेंट का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैनेजमेंट हमेशा गोल को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है। मैनेजमेंट का काम ही है, उसकी नौकरी क्या है, गोल पूरा होना। बाकियों की नौकरी क्या है, जैसे जो एम्प्लॉइज हैं उनकी नौकरी क्या है, उनकी नौकरी है आना है ये लैपटॉप पे पीपीटी बनानी है, आना है ये डिजाइन करना है। मैनेजमेंट का काम क्या है, ये जो कर रहे हैं इससे गोल पूरा हो, उसका काम ही यही है। तो वो हमेशा गोल पूरा करने के लिए सोचेगा। अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो ये लोग अपना अपना काम तो कर लेंगे, पर उससे ऑर्गेनाइजेशन को जो आउटपुट चाहिए वो कभी नहीं मिलेगा। इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, सीधी सी बात है भैया। ठीक है भाई, अच्छा कोई बात नहीं, ये वर्क है यहाँ पर। हाँ, इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अभी अपन ने देखा कि मैनेजमेंट जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काम करता है, सोसाइटी के लिए भी काम करता है, एम्प्लॉइज के लिए भी काम करता है। तो ऑटोमेटिकली वो इन लोगों के ऑब्जेक्टिव को भी पूरा करता है। अगर इनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे वर्कर्स को या लोअर लेवल मैनेजर को कोई भी दिक्कत आ रही तो वो टॉप लेवल तक पहुंचाएगा, देखो यार ये प्रॉब्लम आ रही है, इस चीज को सॉर्ट कर लो यार। तो वो सुनता है और उनके ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है। ठीक है, सैलरी बढ़ाने से लेकर के सारे काम वही संभाल लेता है। नेक्स्ट आता है ब्रिंग हार्मोनी टू वर्क। हार्मोनी मतलब काम ऐसे करो जिससे किसी को हार्म को नहीं। व्हाट इज हार्मोनी, किसी और को हार्म को नहीं, को नहीं
थोड़ी अपनी देसी भाषा हो गई, ठीक है? यानी कि हार्म नहीं होगा। देखो एक चीज़ सोचो, आप कोई सा भी स्पोर्ट खेलते हो, कोई भी ऐसा स्पोर्ट जिसमें 2-3 लोग हैं, हमेशा ऐसा होता है कि हमारी सोच सामने वाले से नहीं मिलती। अगर मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो 11 लोग अगर टीम में तो 11 की सोच अलग ही होगी। कोई कुछ तरीके से खेलना चाहेगा, कोई किसी तरीके से खेलना चाहेगा। तो सोच के देखो अगर कोच नहीं होगा तो ये क्या करेंगे, बिखर जाएँगे। सब अपने आप में नेता बन जाएँगे, पर काम कभी पूरा नहीं होगा। एक म्यान में 2 तलवार कभी भी नहीं रह सकती। उसके लिए उसकी म्यान अलग होनी चाहिए और ये समझाने के लिए एक मैनेजर होना ज़रूरी है। इसी प्रकार से बेटा, जो अलग-अलग लोग हैं ना, अलग-अलग सोच वाले, इन सब की सोच को सँभालते हुए, इन सबको एक साथ काम कराना। लड़ाई नहीं होगी, काम एक साथ होगा, गोल पूरा होगा, ये काम मैनेजर का होता है। अगर वो मैनेजर नहीं होगा, तो सब अपनी-अपनी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से अपना-अपना काम करते रहेंगे। लास्ट लिखा हुआ है हेल्प्स इन डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट है, ये वर्क इसमें घुस गया गलती से। मैं अलग से लिख देता हूँ। हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। ऑब्वियस सी बात है, अपन ने बात करा कि भैया ये इसके गोल भी पूरे करता है, इसके भी करता है और इसके भी करता है। अगर ये सब होगा तो सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा, ये सब होगा तो ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल के बंदे खुश रहेंगे, ये सब होगा तो एम्प्लॉइज खुश रहेंगे। तो आप देख रहे हो ये सारी चीजें ना एक दूसरे के से मिलती जुलती हैं। इसी वजह से बिजनेस स्टडीज आसान हो जाती है 12वीं में, क्योंकि सब चीजें एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती है। तो अपन ने देख लिया भैया मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस। और आपने देखा होगा कि मैंने अभी आपको 2-3 शब्द बोले, भाई टॉप लेवल के पास जाएगा, लोअर लेवल, ये है क्या? तो मैनेजमेंट के अंदर भी कई सारे लेवल होते हैं। बेसिकली मैनेजमेंट 3 लेवलों पे होता है, 3 अलग-अलग लेयर होती है। एक होता है टॉप, एक होता है मिडिल, एक होता है लोअर। कौन-कौन से होते हैं ध्यान से समझेंगे। आप पहले इस डायग्राम को देखो, ये डायग्राम बहुत कुछ कहेगा। ये हमारे मैनेजमेंट का एक चार्ट है, सबसे पहले आता है टॉप लेवल, फिर आता है मिडिल लेवल, फिर आता है लोअर लेवल। आप अगर इस डायग्राम को देखेंगे तो ये एरिया छोटा है, ये एरिया बड़ा है, ये एरिया बहुत बड़ा है। ये नंबर ऑफ पीपल को दर्शा रहा है। जो टॉप लेवल मैनेजर है इसके अंदर बहुत कम लोग होते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर में थोड़े ज्यादा लोग होते हैं, लोअर लेवल मैनेजर में बहुत कम लोग, बहुत ज्यादा लोग होते हैं। पर सर ये टॉप लेवल होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट का मतलब वो लोग जो ऑर्गेनाइजेशन का फेस है। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि जियो, बताओ क्या दिखता है आपको, तो आप बोलोगे मुकेश अंबानी। मैं आपको बोलूं टाटा, तो आपको सर रतन टाटा दिखेंगे। मैं आपको किसी और कंपनी का नाम बोलूं तो आपको उस कंपनी के हेड दिखेंगे। वो उस कंपनी के मालिक है, चेयरमैन है, सीईओ है, सीएफओ है, कोई भी हो। पर वो लोग हैं जो उस कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। सादा भाषा में बोले तो फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का फेस है। इसके अंदर कौन कौन लोग आते हैं देखो, टॉप लेवल में आते हैं आपके सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीओओ ऑपरेशनल ऑफिसर, और भी बोर्ड मेंबर्स, चेयरमैन, ये सब इसी के अंदर आते हैं। ये वो लोग हैं जिनका काम क्या है, मतलब ये लोग करते क्या है, ये लोग ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन आज है तो वो क्यों है, क्या करने के लिए है, मेन काम क्या है। ये पॉलिसी बनाते हैं, फॉलो नहीं करते ये लोग, ये सिर्फ बनाते हैं। देखो भाई हमें क्या करना है, अंबानी जी आए बोले भाई एक काम करो, सबको फ्री में सिम दे दो, गए, नुकसान नहीं होना चाहिए, चले गए। इन्होंने एक काम कह दिया, ये होना है। अब ये कैसे होना है ये लोग नहीं देखेंगे, ये बाकी लोग देखेंगे, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, फिर इनको सबमिट कराएंगे, ऐसे किया जा सकता। तो वो काम इनका नहीं है, इनका काम है सिर्फ पॉलिसी बनाना, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, क्या करना है। इनका काम होता है पैसा जुगाड़। भैया ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए 200 करोड़ रुपए चाहिए साल के, तो अब यहां पर वर्कर नहीं लाएगा वो पैसे, छोटा आदमी नहीं लाएगा वो पैसे, यही लोग होंगे, ये बोर्ड मेंबर्स होंगे, ठीक है, चेयरमैन होंगे, यही लोग होंगे जो ये डिसाइड करेंगे, देखेंगे कि ये फंड कहां से आएगा, ठीक है। यही है जो आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे। यानी कि अगर आपको बोर्ड को रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति है बोर्ड कंपनी को, तो आप जानते हैं किसको आपको पकड़ना है, ठीक है, कौन रिप्रेजेंट कर रहा। तो इसलिए इनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि अगर इन्होंने कुछ गलत कर दिया तो इससे इनकी इमेज तो हैम्पर होगी, पर इसके साथ पूरी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज हैम्पर हो सकती है। समझ में आ रही है बात। तो ये क्या है, ये बहुत ज्यादा लाइबिलिटी वाले आदमी है, इसलिए लिमिटेड होते हैं, थोड़े से होते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इन्होंने पॉलिसी बना दी, अब पॉलिसी बना दी तो पॉलिसी किसी को बताएंगे, ठीक है। अंबानी जी आए, देखो भाई ये करना है, ये इन्होंने किसको बताया, आपस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, बोर्ड मेंबर ने, सीईओ से इन्होंने आगमन में देख लिया,
अभी किसी को तो बताएंगे ये काम होना है तो कैसे होना है, तो ये लोग जो बताएंगे वो बताएंगे इन लोगों को। ये है मिडिल लेवल मैनेजर्स। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है जो टॉप से आया है वो नीचे तक पहुंचा देना, जो टॉप से आया है वो नीचे तक पहुंचा देना। ये कौन होते हैं? ये डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हेड, सेल्स डिपार्टमेंट हेड, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हेड, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट हेड। ये डिपार्टमेंट के हेड्स होते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। कौन होते हैं? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। इनका काम क्या होता है? ये टॉप लेवल वाले लोग हैं जिन्होंने पॉलिसी बनाई। अब उस पॉलिसी में क्या क्या होना चाहिए उसको दिमाग में बिठाकर अपने अपने डिपार्टमेंट में क्या क्या करना है। जैसे अंबानी जी ने कहा कि फ्री में सिम बांटनी है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, सेल्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट क्या करेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा। ये अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए प्लान बनाते हैं। ये भी काम नहीं कर रहे, ये भी प्लान। मैनेजमेंट की डेफिनेशन है ना, काम नहीं करूंगा मैं बस प्लान बनाऊंगा। काम तो कोई और करेगा, भी देखते कौन काम करेगा। तो यहां से टॉप लेवल ने कुछ समझाया जिसको इन्होंने अपने अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से लिया कि मुझे मेरे डिपार्टमेंट के लोगों को क्या क्या समझाना है। ठीक है, ये प्लान बनाते हैं अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के लिए। ये क्या करते हैं? प्लान जो आगे से आया है उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसको अपने हिसाब से समझते हैं और टॉप लेवल के हिसाब से जो होना चाहिए उसको आगे तक पहुंचाना। आगे कौन है? इसके बाद लोअर है। लोअर लेवल तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये कौन है? बीच में लिंक है, एक रास्ता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में जो बीच में रास्ता होता है। क्योंकि क्या, टॉप लेवल बोलता है कि मुझे ऐसा करना है, वो बहुत टेक्निकल शब्दों में बात करते हैं। लोअर लेवल पे जो मैनेजमेंट मैनेजर बैठा ना, उसको समझ नहीं आती है टेक्निकलिटी। वो बोलता है मेरे को तो फैक्ट्री के हिसाब से समझाओ क्या करना है, ठीक है, बाकी तुम छोड़ दो, क्वालिटी ऐसी करनी है ये समझाओ मेरे को। तो वो टॉप लेवल से जो आया है लोअर लेवल तक जो पहुंचा है उसको अपनी भाषा में केटर करके सही लेके आना, वो करता है अपना मिडिल लेवल लेवल। ये अपने डिपार्टमेंट में मौजूद एम्प्लॉइज को मोटिवेट भी करता है और साथ साथ में बाकी डिपार्टमेंटों से कनेक्शन भी बनाता है। प्रोडक्शन वाला सेल्स से भी कोऑर्डिनेट करेगा, सेल्स वाला एडवर्टाइजमेंट से भी करेगा, मार्केटिंग, ये आपस में कोऑर्डिनेशन बना के चलते कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अभी आप देख रहे हो एक पॉलिसी है जो ऊपर थी, वो अलग अलग डिपार्टमेंट में अभी बटी है, काम अभी शुरू नहीं। अब चलते हैं और आगे। तो यहां से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी 3-4 प्रकार के अलग अलग लोग होंगे, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे। हर डिपार्टमेंट की और धाराएं यहां पर बनेंगी। उन धाराओं को हम कहते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट। क्या कहते हैं? लोअर लेवल मैनेजमेंट। सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, ये कौन होते हैं? ये वर्कर नहीं है, लोग इसको कंफ्यूज करते हैं, वर्कर नहीं है। ये फैक्ट्री में मौजूद मैनेजर्स है, फैक्ट्री में मौजूद मैनेजर्स है। जो ऐसे लोग होते हैं ना जो कहते हैं ये ऊपर बैठा हुआ है, ये देख रहा है एम्प्लॉइज को काम करते हैं, फैक्ट्री में क्या क्या हो रहा है, कौन कौन क्या क्या कर रहा है, उसका लेखा जोखा रखने है। ठीक है, ये भी वर्कर नहीं है, ये वर्करों को ये भी आगे काम डेलीकेट करेंगे। अब जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोला ये बनाना है, तो अब सोचा टेक्निकल वाले बंदे प्रोडक्शन में मान लो 3-4 हैं। ठीक है, एक मशीन लाता है, एक उसके हिसाब से रॉ मटेरियल लाता है, एक कुछ और करता है। तो इन्होंने सोचा रॉ मटेरियल हम वहां से मंगा सकते हैं। इसने बोला, एक टेक्निकल वाले ने बोला हमें ये करना चाहिए, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो प्रोडक्शन के अंदर भी 3-4 धाराएं बट गई। तो वो होते हैं लोअर लेवल मैनेजर। ये डायरेक्टली वर्कर से कनेक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं? वर्कर से डायरेक्टली कनेक्शन करते हैं। मैं अगर एक चार्ट बनाऊं तो देखो, ये हो गया टॉप लेवल, इसने कुछ समझाया, ये आपके मिडिल लेवल हो गए। ये अपने अपने डिपार्टमेंट में, अब भाई टाटा ग्रुप है या रिलायंस इंडस्ट्री है, उसमें 10-20-50 लोग तो है नहीं, उसमें तो बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, ये प्रोडक्शन वाला हो गया, इसमें ये छोटे छोटे आ गए, टेक्निकल वाले मैनेजमेंट हो गया, ये रॉ मटेरियल हो गया, ये सेल्स हो, मतलब ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट बन गए। ये लोअर लेवल मैनेजर है। ठीक है, प्रोडक्शन कोई एक आदमी करेगा नहीं, ये मैनेजर ने कहा प्रोडक्शन टीम तैयार हो जाओ। अब इनके नीचे ये आते हैं वर्कर, सबके नीचे बहुत सारे जाने। ठीक है, अब समझ में आया कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में 2-2 हजार, 5-5 हजार लोग हो जाते हैं। ये जो पोर्शन है ना, ये आते हैं वर्कर्स। समझ में आ गया? अब देखो कहानी समझना, इसने एक समझाया, इसने अपने हिसाब से समझा, इसने प्रोडक्शन के अंदर जो अलग अलग लोग हैं उनको समझाया और उन्होंने वर्कर्स को समझाया कि भाई तू मैं टेक्निकल वाले मैनेजर हूं मैं, और मेरे अंडर 200 वर्कर हैं। तो मैं अब उन वर्करों को समझा रहा हूं कि तुम्हें टेक्नोलॉजी में क्या बदलाव करना है। समझ में आ गया? ये वर्कर्स की प्रॉब्लम को मिडिल लेवल तक पहुंचाता है। अब देखो, ऐसा एक हिरार्की होती है। हिरार्की मतलब क्या है? एक रास्ता होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मजदूर जाएगा, वर्कर जाएगा और बोलेगा कि मैं तो सीधा अंबानी जी को अपनी प्रॉब्लम बताऊं। कोई नहीं जा सकता, वो अप्रोच ही नहीं है।
ऑर्गेनाइजेशन जब तक छोटी होती है तब तक अप्रोच रहती है, बड़ी होने के बाद अप्रोच खत्म हो जाती है। ये करना जरूरी भी है, वरना व्यक्ति अपना काम नहीं कर पाएगा। ठीक है ना? तो क्या होगा, अगर वर्करों को कोई प्रॉब्लम होगी, वो ना तो यहाँ जा सकते ना यहाँ जा सकते, वो फैक्ट्री में मौजूद लोगों को बताएंगे। जो फैक्ट्री मौजूद मैनेजर है ना, सुपरिटेंडेंट है, ठीक है, और सुपरवाइजर है, इन लोगों को बताएंगे। क्या बताएंगे? देखो सर, हमें प्रॉब्लम हो रही है, हम है ना क्या कहते हैं नहीं कर पा रहे काम, प्रॉब्लम आ रही है सर, थोड़ा सा फैक्ट्री को सही कराना पड़ेगा सर, थोड़ा सा इसको हमें और इक्विपमेंट चाहिए होंगे, तो वो इनको बताएंगे। अगर ये कर सकते तो कर देंगे, नहीं कर पाएंगे तो ये फिर इनको बताएंगे। ये कर सकते तो ठीक है, नहीं कर पाएंगे तो ये फिर इनको बताएंगे। ये हिरार्की होती है। तो ये जो लोअर लेवल के जो मैनेजर हैं, इनका बेसिक काम क्या है? पहला, मिडिल लेवल से आई हुई पॉलिसी को अपने वर्करों को समझाना, यहां अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसको उठा के मिडिल लेवल तक लेके जाना। यही वो लोग हैं जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे काम करते हैं, क्योंकि ये जो मैनेजर है ना, फैक्ट्री में बैठे हैं, ये लोग फैक्ट्री में बैठे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, तो ये ही एट द एंड क्वालिटी के लिए जवाबदेही होंगे। अगर क्वालिटी खराब हुई ना, तो ये जो है ना, ये मारेगा इसको, ये इसको पकड़ेगा, पर गर्दन इसी की जा रही है, यही क्वालिटी इंश्योरेंस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉइज के लिए भी इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। अगर आग वाग लग गई ना, तो इनका गर्दन पकड़ी जाएगी, इसको कोई नहीं पकड़ेगा। ये बोलेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आग लग गई, लाओ, टेक्निकल में लगी है, टेक्निकल वाले को लाओ। किसको? वर्कर को कोई नहीं लाएगा, इसको लाएगा, बोले तुझे पता था आग लग रही है, सेफ्टी फीचर कहाँ है? समझ में आ गया? तो ये हिरार्की ऑफ मैनेजमेंट होता है। समझ में आ गया? वापस रिपीट कर रहा हूं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल और ये एम्प्लॉइज। क्लियर है? इनका काम है पॉलिसी बनाना, ये आगे भेजते हैं। इनका काम है अपने अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से पॉलिसी लेना। इनका काम है डिपार्टमेंट के अंदर जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उसके हिसाब से अलग अलग बंदे हैं, ये आगे ले जाके वर्कर्स को समझाते हैं। क्लियर? अब जो अपन मैनेजमेंट मैनेजमेंट चिल्ला रहे, भैया मैनेजमेंट है क्या, पहले इसको समझते हैं कि ये नेचर कैसा है। नेचर का मतलब अच्छा है क्या, बुरा है क्या? तो यहां बेसिकली दो प्रकार के नेचरों की बात की जा रही है कि मैनेजमेंट क्या है। आप आयरनी देखो, मैनेजमेंट एक आर्ट है या मैनेजमेंट एक साइंस है, ये पढ़ रहे हैं हम कॉमर्स में बैठ के, समझ रहे हो? तो मैनेजमेंट क्या है, दो एस्पेक्ट की अपन बात करते हैं। क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है या मैनेजमेंट एक साइंस है? हम पढ़ तो कॉमर्स में रहे हैं, पर ये दोनों है, ये आर्ट का भी पार्ट है और साइंस का भी पार्ट है। कैसे पार्ट है उसको समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आर्ट। आर्ट का मतलब होता है कला। ऑल्दो आपने मैनेजमेंट की डेफिनेशन का पहला लाइन ही पढ़ा है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। पढ़ा था ना अपन ने, देखो निकलो वापस, देखो ये रहा, कहां गया कहां गया, ये रहा, आजा, ये रहा। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। तो अपन यहां क्लियर तो है कि मैनेजमेंट एक आर्ट तो है। आर्ट का मतलब क्या होता है? कलाकारी करना, जहां पर आपका पर्सनल टच आए, जहां पर आप हर बार अपना दिमाग लगा के कुछ नया ही क्रिएट कर दो। तो ये आर्ट क्यों है? सबसे पहले आप थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़ रहे हो, अभी आप आगे वाले चैप्टर में पढ़ोगे 100 साल पहले किसी ने क्या बनाया और वो आज तक कैसे चल रहा है। पर्सनलाइज एप्लीकेशन है। आप आज जैसे जियो ने ये लॉन्च किया अपनी सिम, तो जो सिम इन्होंने लॉन्च करी, ये पहली बार हुआ ऐसा, तो कोई फ्री में बांट रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। तो ये क्या है आप लोगों का? एक पर्सनलाइज एप्लीकेशन है, अपने दिमाग के हिसाब से लगाना, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी है। यानी कि आप बार बार करो, अपना दिमाग लाई करो, जितनी बार करोगे उतनी बार पहले के मुकाबले और अच्छे होते जाओगे। पिछली बार प्रॉब्लम आई, आपने सॉर्ट कर दी, नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम आएगी तो आप उसको और बेहतर तरीके से कर पाओगे। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा क्रिएटिविटी लगाओगे, आपका काम होता जाए। ये सब आर्ट में भी होता है। जैसे मान लो कोई एक पेंटर है, तो पहले वो पेंटिंग की बेसिक सीखेगा, फिर अपना पर्सनलाइज दिमाग लगाएगा, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, जितनी ज्यादा क्रिएटिविटी करेगा, उतना बेहतर काम होता जाएगा। तो ये आर्ट के फीचर ये मैनेजमेंट में भी होता है। तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट एक तरीके से साइंस भी है। साइंस क्यों है? साइंस में क्या होता है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ लैंग्वेज, पुरानी किताबें होती हैं आपको, यहाँ पर भी पुरानी किताब मिलेंगी आपको। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस है। बार बार रिपीट कर रहे हैं तो हमें कहा कि हाँ भाई ये हो रहा है। ये क्या हो गया? एक साइंस का प्रिंसिपल हो गया। देखो यहां से निकाला, ये करा, तो ओम्स लॉ और ये H2O ये बना, ऐसा बना, वैसा। जब साइंस वाले तो है नहीं अपन, बट क्या है, हमेशा इस प्रोसेस में ऐसा करते हैं तो ये रिजल्ट आता है। कई बार किया गया, सेम रिजल्ट आ रहा है, तो अपन ने इसको एक कानून बना दिया। उसी प्रकार से यहां पर भी होता है। अभी आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, कुछ कानून है। जैसे पहला कानून है डिवीजन ऑफ वर्क। काम को टुकड़ों में तोड़ दो, हर एक टुकड़े को, हर एक व्यक्ति को एक ऐसा काम दो जो उसके काम का हो, तो वो काम को बेहतर करेगा। ये क्या हो गया? डिवीजन ऑफ वर्क। ये एक प्रिंसिपल है। टोटल काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, हर बार करोगे, हर बार रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो मैनेजमेंट में भी ये सारे काम होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर आर्ट और साइंस की बात करें, ऑल्दो दोनों है, बट स्टिल आर्ट का पलड़ा साइंस के पलड़े से थोड़ा सा भारी रहता है, क्योंकि मैनेजमेंट में आर्ट की सारी चीजें आती है, साइंस की थोड़ी बहुत चीजें आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है क्या? अब पहले तो आप ये बताओ, आपको मतलब पता है प्रोफेशन का क्या होता है? मैं समझा देता हूं। देखो, प्रोफेशन का मतलब होता है
एक ऐसी ऑक्यूपेशन जहां पर एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग हो, यानी एक ऐसा काम जिसको करने के लिए आपको स्पेशलाइज नॉलेज और ट्रेनिंग की जरूरत हो। जैसे अगर आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए और साथ साथ में ट्रेनिंग होनी चाहिए, और आपके ऊपर एक बॉडी होगी जिसके थ्रू आप ट्रेनिंग ले रहे हो। जैसे अगर हम बात करें चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए ICAI, इसके अंदर आप लोग बनते हो, इसके मेंबर बनते हो, तब जाके आप सीए बन सकते हो। लॉ के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये वो गवर्निंग बॉडी है जिसके अंदर आप काम कर रहे हो। यानी कि अगर आप एक सीए हो तो आप क्या हो, आप ICAI के एक मेंबर हो, जिसके अंदर आपने ट्रेनिंग करी है, जिसके अंदर आपने नॉलेज ली है, और उसने सर्टिफाई किया है कि आप अब ये काम करने के लिए इक्विप हैं। इसको हम कहते हैं प्रोफेशन। क्या मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशन है? तो पहली चीज तो देखो, मैनेजमेंट करने के लिए कोर्स होता है MBA, पर वो कोर्स करना कंपलसरी नहीं होता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भैया मैनेजमेंट एक प्रोफेशन नहीं। क्यों नहीं है, कुछ पॉइंटर्स देते हैं। सबसे पहली चीज, प्रोफेशन में जाने के लिए एक रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। कोई भी उठ के अपने आप को सीए नहीं कह सकता जब तक वो इसका मेंबर नहीं बन जाता। कोई भी अपने आप को वकील नहीं कह सकता जब तक वो इसका मेंबर नहीं बन जाता। बट मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है, आप कल उठ के बोल सकते हो कि मैं मैनेजर हूं। तो मैनेजमेंट में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं होती है, जबकि प्रोफेशन में होती है। प्रोफेशन में एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक एसोसिएशन है जो कानून बनाती है, जिसके कानून के अंतर्गत आपको काम करना पड़ता है। आपने कुछ मूवीज देखी होंगी, कहते हैं कि भाई इसका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। व्हाट इज अ कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस? मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता। पर आपके क्या कहते हैं, सीए हो आप तो होगा, आप डॉक्टर हो तो होगा, लॉयर हो तो होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि एक बॉडी बनी हुई है, एक हेड बनी हुई है जिसके अंडर आप लोग काम कर रहे हैं। अगर आपने गलत काम किया तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया काट देगी, तो आप काम ही नहीं कर सकते, आप प्रैक्टिशनर लॉयर ही नहीं हो। समझ में आ गया? ठीक है। जबकि मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है, साम दाम दंड भेद, प्रॉफिट आय सटेक, ऐसा होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। अब भैया देखो, सीधी सी बात है, डॉक्टर भला करने के लिए काम करता है, पैसे वो कमाते हैं, बट सेकेंडरी अपन मानते हैं। ठीक है। ICAI लोगों के रिटर्न फाइल करते हैं और क्या कहते हैं, पूरी अकाउंटिंग संभालते हैं। बार काउंसिल लॉयर थोड़ा सही चीज करते हैं, बढ़िया सा काम करते हैं, लोगों को इंसाफ दिलाते हैं। मैनेजमेंट क्या करता है? धंधा करता है। तो मैनेजमेंट में सर्विस मोटिव नहीं होता, प्रॉफिट मोटिव होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां पर भी ये फेल हो गया। तो ये चारों चीजें ये बताती है कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन नहीं है। ठीक है। और आने वाले समय में शायद बन जाए, पर अभी तो नहीं बन रहा है। ठीक है। चलो लास्ट टॉपिक पे आते हैं अपने चैप्टर के, जो कि है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं पता है आपको? तालमेल। अब तालमेल बिठाना किसको कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको समझाना पड़ेगा। अगर एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बोले तो कोऑर्डिनेशन रेफर्स टू ब्रिंगिंग टुगेदर द एक्टिविटी एंड रिसोर्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंगिंग हार्मोनी टू देम। व्हाट इज हार्मोनी? जिससे किसी को हार्म को नहीं, वो है अपना हार्मोनी। तो यहां पर क्या है बेटा? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि जितने भी काम, अभी अपन ने देखा ना भाई, इतना बड़ा चार्ट था, कहां गया? ये रहा। ये तो अपन ने फिर भी छोटा मोटा बनाया, पहला 2 3 4 5 7 150 लोग बना दिए। जहां पर 10 20 50 50 हजार एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उनको कैसे सॉर्ट किया जाएगा? इसलिए मैनेजमेंट में कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन, तालमेल बिठाना। कोई भी दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकती अगर तालमेल नहीं बैठा हुआ है तो। समझ में आ गया? इसलिए इस कोऑर्डिनेशन शब्द को मैनेजमेंट का फीचर नहीं बताया है, इसको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बताया। क्या बताया है? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस मतलब इसके बिना कुछ नहीं होगा। आप कितने भी बढ़िया व्यक्ति हो, कितने बढ़िया मैनेजर हो, आप अगर तालमेल बिठा के काम नहीं कर सकते हो तो नहीं होगा। जैसे अपने शरीर में भी तालमेल होता है ना, मैं देख रहा हूं, उसको मेरा दिमाग प्रोसेस कर रहा है, और जबान से रिजल्ट आ रहा है। ये क्या है? ये एक पूरा तालमेल है, कोऑर्डिनेशन है। अपने फोन में एक बटन होता है सिंक्रोनाइजेशन, आपकी जीमेल आईडी सब कुछ सिंक्रोनाइज हो जाएगा। ठीक है। ये भी कोऑर्डिनेशन बिठाने का तरीका है। समझ में आ गया? तो मैनेजमेंट कैसे काम करता है? कोऑर्डिनेशन में काम करता है। क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है मैनेजमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन? अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा? तो मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन एसेंस है, यानी होना ही होना है। क्यों होना ही होना है? क्योंकि हर जगह चाहिए होता है कोऑर्डिनेशन। कुछ भी करो बिना कोऑर्डिनेशन के कुछ नहीं हो सकता। आप सांस तक नहीं ले सकते बिना कोऑर्डिनेशन के। हर लेवल पे चाहिए होता है। टॉप लेवल आपस में भी कर रहा है, नीचे वाले से भी कर रहा है कोऑर्डिनेशन, मिडिल लेवल लोअर लेवल से भी कर रहा है, आपस में भी कर रहा है। सोच के देखो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कहा हम सामान बना रहे हैं, सेल्स वाले को पता ही नहीं, तो सामान का स्टॉक बढ़ता जाएगा, यहाँ बिकेगा ही नहीं। चलो सेल्स वाले को पता चल गया, एडवर्टाइजमेंट बोला, मुझे पता ही नहीं था कि किस पॉइंट पे मार्केटिंग करनी है, किस पॉइंट पे एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करना है।
तो वो भी काम नहीं कर पाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकती अगर कोऑर्डिनेशन ना हो आपस में। ठीक है, ये नेसेसरी फंक्शन है मैनेजमेंट के लिए, करना ऑप्शनल नहीं है, करना ही पड़ेगा, डेलिब्रेट फंक्शन है। ठीक है, अब कुछ फीचर्स देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहला फीचर कोऑर्डिनेशन का। तो कोऑर्डिनेशन कैसा है भैया, रोज करना पड़ेगा, रोज तालमेल बिठाना पड़ेगा। तो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखो मैंने कहा था ना कुछ शब्द हैं जो बार बार आएंगे, पहले चैप्टर में 2 बार आपको देख लिया फीचर्स के अंदर परवेसिव फंक्शन, कई बार और आएगा, इसको याद रखना। कोऑर्डिनेशन रोज करना पड़ता है, हर जगह करना पड़ता है, हर समय करना पड़ता है, कंटिन्यूअस है और रिक्वायर्ड एवरीवेयर है। कोई ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दो, आपकी जिंदगी में भी बिना कोऑर्डिनेशन के नहीं होगा। अपन ने बचपन में वो करते थे एनसीसी में, मार्च पास्ट करते थे। ठीक है, इधर से चल रहे हैं, इधर ये, तो उसमें आपने देखा सब कोऑर्डिनेशन से चलता है। छोटी सी भी गड़बड़ हुई तो चोट लग जाएगी, एक की गलती की वजह से दूसरे को चोट लग जाएगी। ये क्या है, ये कोऑर्डिनेशन है। जब 10 लोगों में ऐसा होता है तो सोचो 10,000 लोग होंगे तो कोऑर्डिनेशन कितना जरूरी होगा। ठीक है, ये इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट। अगर सब कुछ तालमेल में चल रहा है, सब कुछ सेटिंग से चल रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन में गलती फ्लॉ होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई वर्क नहीं है, ये जिम्मेदारी है कि सब कुछ फ्लो में होना चाहिए। कोई काम नहीं है जिसको आपको आज कर लिया कल नहीं करा। ये आपकी जिम्मेदारी है कि कोऑर्डिनेशन बिठा के ही काम करना, वरना काम मत करना। आपके फोन में इसको सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं जरूरी क्यों है भाई, क्यों जरूरी है कोऑर्डिनेशन करना। नहीं करते हम तो चलो क्या हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन सबसे पहले जरूरी इसलिए है क्योंकि ये साइज के साथ बढ़ता है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत और बढ़ जाती है, साइज छोटा है तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत कम है। जैसे मैं इकलौता व्यक्ति मान लो काम कर रहा हूँ, तो मुझे ठीक है, मुझे किसी और के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बिठाना, बस आपस में बिठाना है, तो नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन कम है। 200 लोग काम कर रहे हैं तो आपस में तालमेल बिठाना जरूरी है। 2000 लोग काम कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन की नीड बढ़ जाती है। नेक्स्ट, स्पेशलाइजेशन। अच्छा, एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने एक्सपर्ट होते हैं, बहुत सारे। हर व्यक्ति अपने काम में एक्सपर्ट होता है, डिजाइनर डिजाइनिंग में एक्सपर्ट होता है, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन में एक्सपर्ट होता है, सेल्स वाला सेल्स में होता है। यानी कि सब 30 मार खाना है। अब ये सारे 30 मार खाना अगर एक साथ बैठे हुए एक ही टेबल पे, तो काम होगा नहीं, बिगड़ेगा। एक समझदार आदमी 100 बेवकूफों से काम करवा सकता है, पर किसी दूसरे समझदार से काम नहीं करवा सकता, उसके साथ रह ही नहीं सकता। पर ऑर्गेनाइजेशन चलानी तो सारे समझदार चाहिए। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन ही है जो आपकी मदद करता है। नेक्स्ट, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। सबका फंक्शन अलग है, सबके काम अलग है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, प्रोडक्शन वाला सिर्फ प्रोडक्शन कर रहा है, सेल्स वाला सिर्फ सेल्स कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट वाला एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, मार्केटिंग वाला सिर्फ मार्केटिंग कर रहा है। ये सब अपना अपना काम कर रहे हैं, इन सबके फंक्शन अलग है। बट ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन है इन सबको जब एक साथ मिलेंगे ना, ये मतलब इसका काम सही है, इसका सही है, इसका सही है, जब ये चारों टिक होंगे तब जाके ऑर्गेनाइजेशन का काम पूरा होगा। तो इन चारों में कोऑर्डिनेशन बिठाए बिना काम नहीं हो सकता। समझ में आ गया। तो हालांकि आपका पूरा पहला चैप्टर यहां पर हो जाता है समाप्त। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दियो। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके, कमेंट करके शेयर जरूर कर देना। और साथ साथ में 5 मिनट में अगर ये चैप्टर पूरा चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है नोट्स के साथ। और अब तक अगर आप हमारे सारथी बैच में एनरोल नहीं हुए हो तो व्हाट आर यू डूइंग। मतलब मात्र 3,100 रुपए में अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज, ये तीनों सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं, लाइव पढ़ाते हैं, डाउट लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस पेपर देते हैं। एमसीक्यू का तो एक ऐसा सॉलिड मैंने सिस्टम बिल्डअप किया है जिसमें हम लाइव एमसीक्यू कर रहे होंगे साथ में बैठकर हजारों बच्चों के साथ। ठीक है, तो एनरोल करने के लिए बस 3 स्टेप है जो आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहला thegaurav.com पे जाना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहां पर आपको सारथी बैच दिखेगा, यहां पर क्लिक कीजिए और एनरोल नाउ पे क्लिक कर दीजिए। आपका काम यहां पर हो गया समाप्त। अगर कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। कोई और डाउट है तो 7690041256 इस नंबर पे कनेक्ट कर लेना व्हाट्सएप के थ्रू, मैं ही अवेलेबल मिलूंगा। इस नंबर को अपने फोन में सेव भी कर लो, ताकि कोई और प्रॉब्लम होती है तो अपन पूरे साल निपटा लेंगे उसको। मैं भी सेव कर लेता हूं आपका नंबर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। Till then, Balko, keep on watching. Bye bye. Namaskaram.